हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बीकॉम फाइनल ईयर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में ख़ास तौर से यह बताया गया है कि एक कंपनी के द्वारा किस प्रकार से अपने लाभ को मैनेज कर सकती है। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BEP? The break even point is the point at which cost and revenue are equal. There is no loss or gain. That's mean कि जब एक कंपनी या एक कारोबारी व्यक्ति यह जानने की कोशिश करता है कि उसके व्यवसाय में उत्पादन या विक्रय से संबंधित वह पॉइंट कौन सा है जिस पर उसे कम से कम अगर लाभ नहीं हो रहा है तो हानि भी ना हो। तो व्यवसाय में उत्पादन या विक्रय का वह स्तर जहां पर व्यक्ति को ना लाभ हो ना हानि हो, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। डेफिनेशन, what is the definition of BEP? At this point the income of the business exactly equal its expenditure. सिंपल सी बात है, किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत यह वह बिंदु होता है जहां पर कंपनी के माल बनाने से संबंधित सभी खर्चों के बराबर आय होती है। दैट्स मीन जितनी आय होती है उतनी ही खर्चे होते हैं इस बिंदु पे, अर्थात ना उनको लाभ होता है और ना हानि होती है। नेक्स्ट, हियर इज ए फार्मूला ऑफ BEP। BE ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, सम विच्छेद बिंदु। यदि एक कंपनी यह जानना चाहती है कि उस कंपनी को हानि से बचने के लिए कम से कम कितनी इकाई बनानी होगी, तो उसके लिए फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। हियर इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन मीन्स सेलिंग माइनस वेरिएबल, यानी कि एक वस्तु के जो सेल प्राइस है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाकर जो बचता है, इट्स ए कंट्रीब्यूशन। एंड फिक्स कॉस्ट मीन, हियर इज फिक्स कॉस्ट मीन टोटल फिक्स कॉस्ट of a particular period. Next, here is the meaning of variable and fixed cost. अब यहाँ पर दो प्रकार की लागतें, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागतों का क्या अर्थ है। Variable cost, especially they are directly related to the volume of sales at that is these costs increase in proportion of the increase in the sales and vice versa। अर्थात वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उत्पादन के साथ साथ बढ़ती है, अर्थात जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतनी वो बढ़ेगी और उसके अपोजिट उत्पादन घटने पर वो घटेगी। एंड नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूड regardless of how much you can sell or not sell and can be made upon such expenses as rent, waste, telephone, accounts and insurance and etc. स्पेशली कहा जाए तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि उत्पादन के घटने और बढ़ने से प्रभावित नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निश्चित होती है। जैसे एक कंपनी का टेलीफोन का बिल हो सकता है, वेजेज हो सकता है, टेलीफोन का मिनिमम बिल, बिजली का मिनिमम बिल, ये खर्चे जो उत्पादन के घटने और बढ़ने से प्रभावित नहीं होते, फिक्स कॉस्ट में आते हैं। नेक्स्ट, एंड नाउ इज हियर इज कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल हम शो कर रहे हैं कि BEP का क्या अर्थ है। तो हियर इज फिक्स कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट 6000, इंश्योरेंस पर ईयर 2000, इंश्योरेंस इज आल्सो ए फिक्स कॉस्ट, एंड हियर इज टोटल एनुअल फिक्स कॉस्ट इज 8000, एंड हियर variable cost, material and labor. We know very well that material and labor both are
वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों लागत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी। तो मटेरियल हम 30 रुपये पर यूनिट लगा रहे हैं, लेबर 20 रुपये, टोटल 50 रुपये, और फिक्स कॉस्ट जो है हमारी 8000 है और सेलिंग प्राइस 130 रुपये। तो एक कंपनी ने जो अनुमान लगाया कि 8000 रुपये तो उसके टोटल फिक्स कॉस्ट होगी और वस्तु को बनाने में 50 रुपये लगेंगे और 130 रुपये में वो बेचेगी। तो अब कंपनी जानना चाहती है उसे कम से कम कितनी यूनिट बनानी और बेचनी चाहिए जिससे कि कंपनी को ना लाभ हो ना हानि हो। नेक्स्ट, हियर इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। तो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन S minus V, S minus V equal to C. So break even point 8000 और S 130 और V 50. तो 8000 divide by 130 minus 50, that's mean 80. 8000 divided by 80 equal to 100 unit. So to break even point of the company must sell 100 unit per year. इससे निश्चित रूप से हमें ये पता चल गया है कि ये कंपनी यदि 100 यूनिट बनाती है तो इस कंपनी को ना लाभ होगा ना हानि। 100 से कम बनाएगी तो नुकसान रहेगा, ऊपर बनाएगी तो पर यूनिट इसको 80 रुपीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है। अब अगर हम देखें 100 यूनिट की अगर कैलकुलेट करें तो हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट इसकी 50 रुपये है। 100 यूनिट की 50 रुपये के हिसाब से 5000 हो जाएंगी और 8000 है इसकी फिक्स कॉस्ट, तो 8 और 5 13000 हो जाएंगी और 100 यूनिट 130 के हिसाब से 13000 में बिकेगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि 100 यूनिट बनाने पे न कंपनी को लाभ होगा ना हानि, और यही वह बिंदु होगा जिस पर कंपनी कहेगी कि यह उसका बीईपी पॉइंट है। नेक्स्ट, यहाँ हम एक और क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं, इसमें 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। हियर इज अ क्वेश्चन, सेल ऑफ ए प्रोडक्ट 200 यूनिट पर मंथ। यहाँ हम एक महीने का हिसाब रख रहे हैं। एक कंपनी की सेल 200 यूनिट एक महीने की है। कंपनी की सेल 200 यूनिट है पर मंथ और जो 10 रुपये पर बेचती है। कंपनी को 400 यूनिट फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट 6 है। कैलकुलेट पीवी प्रॉफिट। यहाँ 2 चीज़ कही है कि कंपनी को 200 यूनिट बेचने पर क्या कोई फ़ायदा हो रहा है और पीवी रेशो क्या है। बिफोर कैलकुलेटिंग द पीवी रेशो, हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशो। पीवी रेशो, द फुल फॉर्म ऑफ पीवी रेशो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, दैट्स मीन लाभ मात्रा अनुपात। यानी कि एक कंपनी जब कंपनी किसी वस्तु को बना के बेच रही है तो उस सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन को जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो वो पीवी रेशो होता है। तो नाउ हियर इज कैलकुलेट द पीवी रेशो एंड प्रॉफिट। आप देख रहे सेल्स हमारी 200 यूनिट की 10 रुपये के हिसाब से 2000 है, वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट की 6 रुपये के हिसाब से 1200 है और कंट्रीब्यूशन 2000 की सेल में 1200 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई तो 800 रुपये। तो 800 रुपीज़ इज़ ए कंट्रीब्यूशन। अब हम जानना चाहते हैं ये कितने परसेंट है, तो 800 रुपये की कंट्रीब्यूशन हमें 2000 रुपये की सेल पे हुआ तो 100 पे 40%, तो दैट्स मीन 40% इज़ पीवी रेशो। शॉर्ट में हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सेल प्राइस 10 रुपीज़ है, वेरिएबल 6 कॉस्ट है, 10 माइनस 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 40%। तो यहाँ पर पीवी रेशो 40% है। अब कंपनी जानना चाहती है तो वास्तव में हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसका शॉर्ट फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंपनी को 2000 की सेल पर मार्जिन जो हुआ वो 40% हुआ।
और 2000 यूनिट का 40%, 2000 रुपये का 40% 800 रुपये हो गया। 800 रुपये की कंट्रीब्यूशन में 400 की फिक्स कॉस्ट आ गई, सो नेट प्रॉफिट इज 400 रुपीज। नेक्स्ट इज, एंड अगेन ए क्वेश्चन, हियर इज गिवन सेल 5 लाख। एक कंपनी की सेल जो है वो 5 लाख रुपए है और वो कंपनी का पीवी रेशो 50% है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। हमें बताना है इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट इसको कितना होने जा रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसका सिंपल फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस पीवी रेशो मल्टीप्लाई सेल। हियर इज सेल इक्वल टू 5 लाख माइनस पीवी रेशो ऑफ सेल 50% मल्टीप्लाई 5 लाख। सो कंट्रीब्यूशन इज 2,50,000, सेल इज 5 lakh, so 2,50,000 is a variable cost. And now is calculate the profit. Profit equal to PV ratio multiply sales minus fixed cost. So here is sale 5 lakh, PV ratio 50% minus 1 lakh is fixed cost. And 5 lakh multiply 50 upon 100 equal to 2,50,000 minus 1 lakh. So here is profit 1,50,000. And now is contribution. And we know very well means sale multiplies PV ratio equal to contribution in volume. So rupees is 5 lakh multiply 50 upon 100 equal to 2,50,000. Next, and here is profit volume ratio. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर, what is the profit volume ratio? The profit volume ratio show percentage of contribution. सिंपल सी बात है कि जो मार्जिन है उसको प्रतिशत में शो करता है पीवी रेशो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो विच इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन रेशो। इसे हम लाभ मात्रा अनुपात या कंट्रीब्यूशन रेशो के नाम से भी जानते हैं। और कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाए तो कंट्रीब्यूशन बच जाता है। एंड हमारे पास यहाँ पीवी रेशो कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूले हैं। हाउ टू कैलकुलेट टू पीवी रेशो? द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज द फॉलोज। पीवी रेशो का फर्स्ट फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। एंड थर्ड इज 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 60% तो बिना कैलकुलेट के आप कह सकते हैं 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 75% तो पीवी रेशो इज 25%। नेक्स्ट इज, अब बात कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं? फर्स्ट इज हेल्पफुल डिसाइडिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सेल। एक कोई भी व्यक्ति जब कारोबार करता है कम से कम वो ये विचार करके करता है कि शुरू में अगर उसे लाभ नहीं होता तो हानि भी नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम हानि ना हो इसके लिए कितनी यूनिट बनानी और बेचनी होंगी उसके लिए ये हेल्पफुल है। दूसरा, हम टेंडर प्राइस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई नया प्लांट लगाने जा रहे हैं तो वहाँ भी
निश्चित रूप से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो वहाँ भी इसका यूज़फुल है। सेल प्राइस डिसाइड करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, and now is again a new formula, margin of safety. What is the margin of safety? In simple word, margin of safety is the difference between the actual sale and the break-even sales. And again, in simple word, we can say that after BEP sale, all sale is margin of safety. यानी कि बीईपी के बाद की जो सेल होती है वो संपूर्ण सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यानी कि हिंदी में यदि कहें तो सुरक्षा की सीमा, अर्थात जिस पॉइंट पर हम बीईपी कवर करते हैं उसके बाद हम सुरक्षित हैं। अब अगर किसी कंपनी का बीईपी पॉइंट 150 यूनिट्स आता है और कंपनी 175 यूनिट सेल कर रही है, तो दैट्स मीन 175 minus 150, that's mean 25 unit is a BEP point. Oh, sorry, margin of safety. If BEP point 150, sale 175, so difference is margin of safety. तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि बीईपी कवर करने के बाद जितनी भी सेल होती है वो बीईपी के बाद की सेल कहलाती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी बीईपी के बाद की सेल। नेक्स्ट, एडवांटेजेस की बात यदि करें, क्या फ़ायदे हैं इसके, तो स्पेशली हम कह सकते हैं इज ए सीप टू कैरी आउट एंड इट कैन बी शो द प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरिंग लेवल्स ऑफ आउटपुट। एक तो ये कंपनी के लाभ हानि को कैलकुलेट करने की बहुत आसान सी तकनीक है, इसको आसानी से कैलकुलेट किया जाता है। इट्स प्रोवाइड्स ए सिंपल पिक्चर ऑफ ए बिजनेस। ए न्यू बिजनेस विल आफ्टर हैव टू प्रेजेंट ए ब्रेक इवन एनालिसिस टू इट्स ब्रेक इन ऑर्डर टू गेट ए लोन। स्पेशली यदि एक नए व्यवसाय की शुरुआत करने जाते हैं तो वहाँ बीईपी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। एक पुराने बिजनेस में भी यदि कंपटीशन को फेस कर रहे हैं तो वहाँ भी बीईपी का कैलकुलेट करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नाउ डे इज़ अ वेरी टफ कंपटीशन इन मार्केट और हमें हर कदम पे ये जानना होगा कि हम कंपटीशन में कैसे टिक सकते हैं, तो वहाँ पर भी बीईपी का बहुत अच्छा रोल है। लिमिटेशन की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ हमें ये डिसाइड कर लेना होता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट एक निश्चित पीरियड में फिक्स रहेगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना। हमें यहाँ पर यह भी मानना पड़ता है इट्स एज्यूम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर कंटेंट पर यूनिट ऑफ द कंस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यहाँ हमें यह भी जानना होगा कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्थिर रहेगी, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होना जा रहा है। इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी इज एज्यूम दैट द रिलेवेंट proportion of each product sold and produced are constant। तो निश्चित रूप से मल्टीनेशनल कंपनी में यह भी मान्यता होती है कि उनका प्रोडक्ट सारा बिक जाएगा, उसमें निश्चितता रहेगी। नेक्स्ट, तो दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जो ब्रेक इवन एनालिसिस पे था। तो आप ब्रेक इवन एनालिसिस की तैयारी कीजिए। अगली वीडियो में इससे संबंधित और नेक्स्ट स्टेप
पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। ओके, थैंक यू।